कि 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती है, एक तो स्टडी की चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, दूसरा कन्वेंशंस वगैरह, और कन्वेंशंस में ज़्यादातर एनवायरनमेंट वगैरह की जो जो करंट की जो चीज़ें होती हैं, खासकर रिपोर्ट्स वगैरह हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी मतलब करंट में चीज़ें चल रही, क्योंकि आजकल देखिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, दे आर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को लेकर ना काफ़ी कंसर्न दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई मीटिंग सबमिट होती रहती है और बहुत सारी एन नंबर ऑफ सबमिट्स ऑफ मीटिंग होती हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज का, तो दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो कॉन्फ्रेंस जो करंट में होगा 1-2 साल के अंदर, अगर उसमें कुछ कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो चाहे यूएनएफसीसी का हो या किसी रामसर का हो या किसी भी कन्वेंशन का, अगर रिसेंटली हुआ है, उसके अंदर कुछ आउटकम है, कोई इंपॉर्टेंट आउटकम है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। या कहाँ पे हुआ था, अगर छोटे-मोटे क्वेश्चन, तो कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, किस जगह पे हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। या कोई अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किया गया है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की गई है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और कौन से डे, एनवायरनमेंट का कौन सा डे, जैसे बायोडायवर्सिटी डे कौन से दिन मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनवायरनमेंट डे कौन से दिन मनाया जाता है, इसी तरीके से वर्ल्ड सॉइल डे है, कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर भी कहीं ना कहीं वन वे और अदर मतलब घुमा फिरा के उसमें डाल देते हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स आपको जाननी चाहिए, तो उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं कि करंट में जो एक यानी आप लोगों को सबको ही लगभग बैकग्राउंड नहीं पता है, और नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूंगा। देखें, ये इस साल का 15 अप्रैल से, लास्ट ईयर से इस साल 15 अप्रैल तक की न्यूज़ इसमें कवर की गई है इन्वायरमेंटल अफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहला जो वो है आपका टॉपिक जो इसमें दिया गया है, वो आपका है, देखिए, पहला वर्ल्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये दिया गया है 2022। फिफ्थ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2012। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देखिए, एक तो इंडिया का स्टैंड, इंडिया के रैंक क्या है, ये 8th रैंक है इंडिया की, ठीक है। एक तो ये दिमाग में रखना है। रिपोर्ट कौन निकालता है, ये एयर ये निकालता है, और ठीक है, इसके लिए कौन सी ईयर कब पब्लिश हुई थी इससे कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब 2023 इसके आसपास का ही करंट है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। आईक्यू ईयर करता है इसको, और आईक्यू ईयर जो है, इसने की फाइंडिंग्स क्या है, इसमें एक बात यह है कि दिल्ली जो है, ये 4th आउट ऑफ, मतलब 4 रैंक है इसकी, दिल्ली की, आउट ऑफ 50 वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेट जो पॉल्यूटेड वो हैं, PM 2.5 के उसमें, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, जो सबसे वर्ल्ड की वर्स्ट पॉल्यूशन है, उसमें से 4th रैंक है इनकी। और उसके अलावा लाहौर जो है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी घोषित की गई है, लाहौर को, ठीक है। और उसके बाद में, लाहौर के बाद में जो है वो होतन है, होतन चाइना में, और हमारा तीसरे रैंक पे हमारी भिवंडी इंडिया, राजस्थान में। तो भिवंडी कोई रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो राजस्थान में भिवंडी इस साल जिसकी रैंक आई है, ठीक है ना। भिवंडी राजस्थान इंडिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, ये रट्टा मारिएगा। उसके बाद में फिर दिल्ली जो है, ये सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी जो है वो ये क्या नाम है, नजमीना इन चाद, ये जो है, भले चाद का टॉप क्या है इसने लिस्ट को, लेकिन जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में चाद, इराक, उसके अलावा पाकिस्तान, ठीक है, बहरीन, बांग्लादेश जो है, 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की कैटेगरी में 2022 में आई हैं। ये कुछ बातें हैं। एक इंडिया का जरूर याद रखिएगा, भिवंडी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पे। आईक्यू इंडेक्स, और ये किसके थ्रू है, आईक्यू एयर। आईक्यू एयर क्या है, एयर, आईक्यू एयर जो है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है ना। ये बेसिकली एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स वगैरह को मॉनिटर करती है, 1963 के अंदर ये बनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, गॉल्डेक में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, तो ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, अल्वा में। अल्वा कहाँ पे है, अल्वा कहाँ पे है, आपको पता है, बताओ भाई।
ठीक है, तो कुछ चीज़ें आंसर दे दिया करो, केरल में है तो इतनी देर क्यों लगा, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब पूछ सकता है। जैसे भी ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है। पता है आप लोगों को कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? जितना इमिशन हो, ठीक है, और उसके हिसाब से जैसे इमिशन हो रहा है उसी के इक्विवेलेंट में अगर मतलब ट्रैप कर दिया जाए या इमिशन को रोक दिया जाए या तो नेट हो जाता है। जैसे मतलब 5 टन इक्विवेलेंट अगर हो रहा है, प्रोडक्ट इमिशन हो रहा है, तो 5 टन इक्विवेलेंट अगर किसी तरह से रिमूव करवा दिया जाए तो वो जो है कार्बन न्यूट्रलिटी हो जाती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है, आईपीसीसी जो न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन देता है, वो आईपीसीसी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, बताया ना। उसने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग नेट जीरो आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई इमिशन नहीं करेगा, लेकिन जितना इमिशन कर रहे हो उसको बैलेंस करना है। तो अगर बैलेंस कर लेगा, रिमूव कर लेगा उतना कार्बन, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने न्यूट्रलिटी अचीव कर ली है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका ये एक वर्ड है, ये प्लास्टिक ग्लोमेरेट। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक ग्लोमेरेट क्या होता है? ये एक्चुअल में मैरीन बायोलॉजिस्ट है, कुछ काम कर रहे थे निकोबार आइलैंड में, तो इन्होंने एक मतलब चट्टान टाइप से उनके सामने आई जिसमें प्लास्टिक की बनी हुई रॉक और क्या नाम है, रॉक फ्रेगमेंट वगैरह को प्लास्टिक से ने पूरा बांध रखा है। एक नया टाइप का पॉल्यूशन समझ लो, एक डिस्कवर 2014 में किया था वो। तो वो उसको क्या बोला है, प्लास्टिक ग्लोमेरेट कहा है। और एव्स आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार बिलोंग करता है, वह उसके आसपास मिला हुआ है। तो अगर आपसे कोई एविस आइलैंड के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड जो अंडमान है उसमें है, ठीक है, एक आइलैंड है उसमें से, तो वहाँ पे मिला है। उसके बाद मुड्डूमलाई, ये मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है। अच्छा, मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, ऑस्कर बेस्ड, मतलब अभी इसमें इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है एलिफेंट विस्परर को। सुना होगा आप लोगों ने, अभी जब वो नटू नटू वाला हुआ था ना, तो उसमें एलिफेंट विस्परर को जो है सबसे ऑस्कर में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की अवार्ड मिला था, याद है? उसमें बेसिकली मुड्डूमलाई रिजर्व का ही वो दिखाया हुआ है। हाँ, और मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी हिल्स में है, और नीलगिरी हिल्स आपको पता है जो ट्राई सेक्शन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, जहाँ पे है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे एक जो है थेपाकाडू एलिफेंट कैंप है, जो एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है। ठीक है, ये इसी में है, मधुमलाई नेशनल पार्क में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड द मुडुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ यूपी के अंदर भी तराई एलिफेंट रिजर्व जो है उसको बना दिया गया है कि मतलब उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि अक्टूबर 2022 में जो है तराई एलिफेंट रिजर्व का वो दे दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आसपास है, वहाँ वहाँ पे उस एरिया में ये तराई एलिफेंट रिजर्व ये बनाया जा रहा है। ठीक है ना, अप्रूवल मिल गया इसको। तो ये इस तरीके से मतलब है वहाँ पे ऑलरेडी, इसको मतलब एक स्टेचुटरी वो देकर बनाया जा रहा है। कॉमन बाउंड्री जो है वेनाद लेक, अब जिसमें ये भी बता रहा है कि जो मंडूमलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये कॉमन बाउंड्री है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसका, केरला की, और बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ, जो कि आपका कर्नाटका के अंदर है नॉर्थ में। तो और यहाँ पे एक रिवर है, मोयर रिवर, मोयर रिवर। मोयर रिवर जो है ये इसी मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जा रही है। और मुड्डूमलाई और इसके अलावा जो है ये दोनों के बीच में एक मतलब बाउंड्री बनाती है, मुड्डूमलाई और बंदी पुर सेंचुरी के बीच में। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं और समझना चाहिए आपको। और उसके अलावा मिस्टी आपको मैं बता चुका हूँ। मिस्टी जो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट, इसमें मिस्टी के अंदर मनरेगा, बस इतना याद रखिएगा, मनरेगा और कैंपा को मर्ज करके, दोनों को इम्प्लीमेंट करके इनको मिस्टी को वो कराया जा रहा है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो आपको पता है। साथ में कैंपा होता है। कैंपा क्या है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये कैंपा जो है ये बेसिकली एफॉरेस्टेशन के लिए है, यानी पेड़ लगाने के लिए। मैंग्रोव जो है उसको ये क्या नाम है, बैकरिश वाटर वगैरह में ये मतलब ग्रो करने का एक प्लान है मैंग्रोव जो है उसमें, इस मिट्टी के थ्रू। और इसमें मतलब अगर आप देखेंगे तो इंडिया में मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैंग्रोव कहाँ पे है, सुंदरबन में है, आपको पता है ना।
तो वो थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए एक रिवाइवल आदि गंगा रिवर। आदि गंगा रिवर एक्चुअल में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आदि रिवर गंगा अगर आता है तो देख लीजिएगा। वैसे आदि गंगा रिवर बस इतना ध्यान रखिएगा ये जो है आदि गंगा जो रिवर है ये हुगली जो है ना, हुगली रिवर जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मैंने बताया था आप लोगों को शायद। तो उसका एक चैनल है, उसका एक मतलब सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है। हुगली जो है मेन रिवर है उसमें, तो ये उसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है एक तरह से, ठीक है ना? ओके? तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नमामि गंगे वगैरह इसमें इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है और हमारे यहाँ जो है इसी तरीके के कई सारे इनिशिएटिव हैं। नमामि गंगे बहुत इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है, 2014 से चल रहा है। गंगा एक्शन प्लान हमारे यहाँ 1985 में सबसे पहला जो रिवर एक्शन प्लान है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का वो गंगा एक्शन प्लान है। 1985 में बना है, उसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा नेशनल गंगा आपका जो है ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बनाई गई सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2009 में बनाई गई थी। तो ये है गंगा जो है वो नेशनल रिवर डिक्लेयर की गई 2008 के अंदर। क्लीन गंगा फंड इस्टेब्लिश किया गया और एक ये याद रखेंगे ये वाला भुवन वेब और ऐप। भुवन भुवन जो है बेसिकली आपको मैंने बताया था कि एक मतलब वेब प्लेटफॉर्म है, ठीक है? जो जिसमें मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है, तो ये भुवन गंगा वेब ऐप बनाया गया है। इसमें क्या है, ये बेसिकली पब्लिक मॉनिटरिंग करने के लिए पॉल्यूशन वगैरह की रिवर ना हो पाए उसके लिए। तो ये एक मतलब वो है, तो ये कुछ स्कीम अगर ऐसा देता है तो आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक सेव वेटलैंड कैंपेन चला है। सेव वेटलैंड कैंपेन जो चलाया गया है वो पहली रामसर साइट गोवा के अंदर एक ही रामसर साइट अभी तक पहली रामसर साइट है गोवा की। कौन-सी रामसर साइट है ये? देखो यहाँ पे गोवा की फर्स्ट रामसर साइट है। हैं? नंदा लेक जो है गोवा की फर्स्ट रामसर साइट है ये, ठीक है? तो इसको देख लें नंदा लेक, तो यहाँ पे ये चलाई गई है, तो इसको याद रखेंगे और उसके बाद में फिर आपका आपने पढ़ा है, इसीलिए मैंने बोला था पढ़ लीजिए ताकि अब याद रहे। इसमें 2 आपके पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि अमृत धरोहर इंडिया की रामसर साइट है, फेसबुक उस पे इन्होंने ये पब्लिकेशन रिलीज़ किया है। वो और उसके अलावा आपका मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क और इन वेटलैंड ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा अ, मतलब थोड़ा-सा बस वही एक मुझे इसमें लगता है कि अगर कुछ याद रहेगा आ सकता है तो बाय चांस ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंदा लेक जो है गोवा की फर्स्ट रामसर साइट है। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद में फिर आपका जो है ये मिशन हाँ ये क्या नाम है मिशन जो है सहभागिता सहभागिता जो सहभागिता मतलब सहभाग करना मतलब क्या करना होता है सहभागिता मतलब जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन करना है ना तो ये सहभाग हैं? सहभाग करना सहभागिता होती है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना टाइप। तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको कहा है कि 75 वेटलैंड को हम लोग रिवाइव करेंगे, क्लियर मैनेज करेंगे, तो ये सहभागिता मिशन उसके लिए चलाया गया। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि सहभागिता मिशन किसके लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का मिशन है एंड दैट इज़ फॉर एक तो ये है पूछ लेता है कि किसका मिशन है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का मिशन है, क्लाइमेट चेंज का। और दूसरा जो है इसमें क्या है, तो 75 वेटलैंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के उनको इफेक्टिवली मैनेज करना है इस नेटवर्क को, बस ये है। साइक्लोन फ्रेडी के ऊपर क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनता, लेकिन एक चीज़ बन सकती है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट मतलब टाइम तक बना रहने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बहुत लंबा टाइम तक इसने रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है? सबसे लंबे टाइम तक ये एग्जिस्ट किया है, ठीक है? तो फेरेडे के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, न्यूज़ में भी था ये काफ़ी। ठीक है, तो 2-3 बार ये 34 डेज़ तक ये जो है मतलब बना रहा इंडियन ओशन और अफ्रीका के ऊपर। तो ये जो है साइक्लोन फ्रेडी ये मलावी वगैरह में 2023 में आया है और बाकी मतलब लैंडफॉल भी कई बार हुआ है इसका, तो बस यही इंपॉर्टेंट इसमें। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट ये बेसिकली बस ये क्वेश्चन है कि पब्लिश कौन करता है ज़्यादातर। तो इसको पब्लिश करने वाला ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव है, बस उसको याद रखिएगा XDI वो में करता है, बाकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ज़्यादातर इंडिया की सिटीज़ जो है वो बताया है कि वनरेबल हैं, ठीक है? और उसके बाद में फिर आपका क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल के अंदर जो है बोला है कि 14 इंडियन स्टेट जो हैं वो आ रहे हैं बिहार यूपी वगैरह 2050 तक मतलब क्लाइमेट रिस्क में आ जाएंगे। बिहार सबसे ज़्यादा वनरेबल है
और क्यों फ्लड वगैरह से बेसिकली। लैंडस्लाइड एटलस भी बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है देख लीजिएगा। इसमें लैंडस्लाइड एटलस जो बनाया जाता है बेसिकली लैंडस्लाइड किन किन एरियाज में हो रहे हैं कहाँ पे, तो इंडिया जो है वो टॉप 4 कंट्रीज में है जो लैंडस्लाइड से इफेक्टेड है। लैंडस्लाइड का मतलब ये है कि वहाँ पे 100 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक आदमी लैंडस्लाइड से मर जाता हो, तो वो है लैंडस्लाइड आ गई। तो उसे और खासकर आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय और उसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में ये लगभग है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है 66.5% जो है वो लैंडस्लाइड जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से रिपोर्ट होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। उसके अलावा लिथियम इन्फर्ड सोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो लिथियम का सोर्स वैसे हम ज़्यादातर जितना भी हमें लिथियम की ज़रूरत होती है हम सारा ही अभी इंपोर्ट करते हैं फ़िलहाल, लेकिन इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास अभी ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, बट अभी हमें लिथियम रिजर्व मिला है थोड़ा, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर 1600 किलोग्राम लिथियम जो है मंडल डिस्ट्रिक्ट ये केरला में है। उसके अलावा 51 मिनरल ब्लॉक्स जो हैं वो लिथियम के और गोल्ड के जो है हैंड ओवर किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ये कश्मीर में मिले हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लिथियम जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सर्च करता रहता है, ढूंढता रहता है। लिथियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है कई बार। लिथियम को क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, ये क्वेश्चन भी शायद पूछ सकता है अगर पूछे तो। और उसके अलावा जो है माइका जितने भी मतलब ये हैं लिथियम कहाँ कहाँ मिलता है, खासकर माइका जहाँ पे रिजर्व वगैरह होता है वहाँ पे होता है राजस्थान, बिहार, आंध्र वगैरह में। और इसमें अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो बोल्विया, अर्जेंटीना, वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है। और लिथियम ट्राइंगल एक रट्टा मार लीजिएगा, लिथियम ट्राइंगल किसको कहते हैं, अर्जेंटीना, बोल्विया, चिले को। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद में अरावली ग्रीन वॉल, अरावली ग्रीन वॉल मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नया याद रखिए कि वो अरावली के पास जो है वो क्या नाम है बेल्ट तैयार कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट तैयार कर रहे हैं। 18 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, बस इतना याद रखो, यही अगर आएगा तो यही आएगा बस, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। दिवॉस में अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट उसकी जो भी निकालता है उसके ऊपर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ निकाल दिया तो जरूर बनी जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे जो है वो वर्ल्ड ये कौन निकालता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक एनजीओ है बेसिकली, ये काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फेलियर ऑफ द मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज है, फेलियर ऑफ द क्या नाम है क्लाइमेट चेंज एडोप्टेशन, ये इसमें दो सेवर रिस्क बताए हुए हैं। और उसमें आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश करता है उनको याद रख लीजिए, ये इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इसमें से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से खासकर दो तीन चीज़ें, दो तीन हैं, एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स निकालता है, आईटी रिपोर्ट ही निकालता है, जेंडर गैप निकालता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म निकालता है, लेकिन ये वाला और याद रख लीजिएगा शायद इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है। उसके अलावा भाई अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। और उसके अलावा जो ये ग्लोबल रिस्क परसेप्शन रिपोर्ट सर्वे जो है करके रिपोर्ट निकालने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये इंडिया ने प्रपोज किया था, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, तो एफएओ ने इसको एक्सेप्ट करा, ठीक है। एफएओ ने एक्सेप्ट किया कि 2023 को वर्ल्ड क्या नाम है ये जो ईयर घोषित किया जाएगा मिलेट्स का, ठीक है। और ये खरीफ क्रॉप है, इंडिया जो है इसका 39% प्रोडक्शन करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, नाइजीरिया और चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स के। इसमें इंडिया, नाइजर और चाइना मिला के 39 और 11 एंड 9% यानी 50% के आसपास कोटा इन्हीं लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 12% भी होता है सेकंड रैंक, कर्नाटका के अंदर 11% और गुजरात के अंदर 9%। अरावली सफारी, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट ये हरियाणा के अंदर हो रहा है, सफारी बनाई जा रही है। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में जो सफारी है ये अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के तौर पे देखी गई है। ये होता क्या है बेसिकली, जो किसी में कवर नहीं हो, बस इसको इसे मान रखो, ये कैटेगरी जो दी थी आईयूसीएन ने दी थी, ये टैग जो दिया था आईयूसीएन ने दिया है। और ये बेसिकली होता क्या है कि जो किसी में प्रोटेक्टेड ना हो लेकिन बायोडाइवर्सिटी में रिच है, तो उसको इस कैटेगरी में रख दिया जाता है। किसमें रख दिया जाता है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है ये रटा मान लीजिए 5 दिसंबर, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस का क्वेश्चन पहले आ चुका है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, ठीक है, ओके।
मेरी आवाज़ आ रही है या मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ? नहीं, नहीं आप लोग हाँ, ठीक है, तो बता दिया करो भई क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे लग सकता है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सबसे ज़्यादा जो मतलब वल्नरेबल इस वक़्त सॉइल मानी गई है, वो ब्लैक सॉइल मानी गई है कि ब्लैक सॉइल जो है ना वो बहुत ही वो हो रही है क्योंकि उसकी नमी-वमी ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो रही है। तो एक है सियाम इनिशिएटिव ये मैंग्रोव्स के लिए है, मैंने पहले बता दिया था। वेस्ट बंगाल का पायलट प्रोजेक्ट है ये सुंदरबन डेल्टा वगैरह में तो वो करने के लिए ठीक है 40% सुंदरबन डेल्टा इंडिया के अंदर है, रेस्ट जो है बांग्लादेश के अंदर है। सुंदरबन डिजिग्नेटेड किया गया है वर्ल्ड का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में इंडिया को और 1997 में बांग्लादेश को। ये तो हमने देख लिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को फ्यूमिंग ये आपको COP15 पहले ही बता रखा है, बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया कि नहीं बताया? बायोडाइवर्सिटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मॉन्ट्रियल यहाँ पे कनाडा के अंदर ये हुआ था, होना था, इसको चेयर करना था इसको क्यूमिंग चाइना को, लेकिन सेकंड फेज इसका मॉन्ट्रियल में हुआ, वो कोरोना वोरोना की वजह से आपको पता है। और इसके अंदर ये बेसिकली इसके अंदर जो टारगेट आया है इसमें सबसे ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भाई ये जो है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जैसे होता है ना कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये गोल जो बनाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने टारगेट बताया था कि 4 गोल और 23 टारगेट इसके अंदर बनाए गए हैं। 4 गोल क्या है? 4 गोल ए जो है वो क्या है? हंटिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड extinction of threatened species and reducing the rate of extinction by of all species tenfold of by 250, ठीक है 2050। उसी तरह से आपका ग्लोबल बी है सस्टेनेबल यूज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गोल सी जो है ये फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन जेनेटिक रिसोर्सेज। एंड डी जो है वो चौथा गोल है और वो क्या है? डी डी कहता है एडुकेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एक्सेसिबल टू ऑल पार्टीज पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप कंट्रीज स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। ये डी के डी मैंने ये सारी बात पहले भी डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों से क्लास में, सो ये चारों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटेंशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग द रेट ऑफ क्या नाम है आपका, ठीक है, एक्सटिंक्शन टू ऑल स्पेसीज टेनफोल्ड बाई 250। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑन इट। उनका कहने का है कि मतलब पहले तो आप एक्सटिंक्शन पे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं उन पे एक्सटिंक्शन पे आप काम करें, उसको रोकें। दूसरा कहना है कि भाई देखिए ग्लोबल जो वो है सस्टेनेबल यूज़ करें, ठीक है। तीसरा जो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग वाली बात। और डी जो है वो एडुकेट मीन्स टू इम्प्लीमेंट करना है इसको कि लीस्ट डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में। उसके अलावा 30 × 30 डील मैंने बताया था कि 30% जो है डिग्रेडेटेड रिस्टोर करना है, 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली, ठीक है, बाई 2030। उसके अलावा कंजर्व करना है, मैनेज करना है 30% टेरेस्टेरियल इनलैंड और कोस्टल मैरिन को बाई 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं उनके टारगेट से। रिस्क रिड्यूस रिस्क बाई पेस्टिसाइड 50% तक पेस्टिसाइड से रिस्क रिड्यूस करना है। और ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ कंजप्शन बाई 2030 ये करना है, ठीक है। और उसके अलावा सिक्योर सेफ लीगल एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पेसीज बाई 2030। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने पहले बता रखा UNEP वाला। और अभी आज वीडियो भी डाल दूंगा आप लोगों को, मैंने जो बताया था सारा एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, बहुत ठीक से डिस्कस किया था, तो आप लोग देख लेंगे वीडियो, आपको याद आ जाएगा सारा। COP27 ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो है UNFCCC का यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, FCC यूनाइटेड नेशन UNFCC UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये हुआ है 27 जो कॉप है ये, और ये शर्म अल शेख के अंदर इजिप्ट में हुआ है, ये 27th है। उसके अलावा ये जो है शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, ये और 27 तो ये है, लेकिन इसके अलावा जो है 20 ये फर्स्ट जो कॉप हुआ था इसका वो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन में, ठीक है।
बर्लिन में, और उसके अलावा जो है 26 जो हुआ ग्लासगो यूके में हुआ था, और उसके बाद में आपका जो ये है 28 जो होगा वो दुबई के अंदर। कभी बार ये भी पूछ लेता है कि अगला कब होगा, अगला कहाँ पे होगा, तो दुबई यूएई के अंदर होगा, ठीक है, और नवंबर में होता है अक्सर। एजेंडा क्या है, मिटिगेशन, इसमें हमेशा वही एजेंडा रहता है, मिटिगेशन। तो मिटिगेशन मतलब क्या करना है, जो मतलब पेरिस एग्रीमेंट होता है, अभी आप लोग यूनिवर्सिटी का जिन लोगों ने पढ़ रखा है पता है उनको कि अर्थ समिट के बाद जो है पेरिस जो कीटो प्रोटोकॉल हुआ, कीटो प्रोटोकॉल के बाद जब कीटो प्रोटोकॉल ख़त्म होने लगा तो उसके अंदर फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये हुआ कि आगे 20 के बाद क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है ये हुआ कि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम करना है, लिमिट करना है, मतलब इससे ऊपर नहीं लेके जाना है, ठीक है, मिटिगेट करना है। उसके अलावा अडॉप्टेशन की बात की कि मतलब इसमें एक प्लान अडॉप्ट किया गया कि मैकेनिज्म दिया जाए जिसको क्या नाम है, ग्लासगो शर्म अल शेख ग्लास वर्क परफॉर्मेंस कहते हैं, इसमें कि किसी तरह से अडॉप्टेशन की जाए ऐसी चीज़ों की, और ऐसे मैकेनिज्म बनाए जाए जिससे ग्लोबल क्लाइमेट को हम कम कर सकें, ठीक है, मतलब क्लाइमेट को कम किया, क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। फाइनेंसिंग में वही बात है कि टारगेट अभी तक जो है $100 बिलियन US डॉलर लोगों ने कंट्रीब्यूट करने की बात की थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ। लॉस एंड डैमेज, चाइना और जिस 77 कंट्रीज़ का ब्लॉक है जो कि 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लॉस एंड डैमेज की फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज तो हम पूरी तरह रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ लॉस एंड डैमेज होगा, तो उसके लिए फंडिंग कुछ करने के लिए फंड बनाया जाए, कुछ ऐसा। बाकी मेजर इनिशिएटिव जो है आपका, वो जो चाइना, मतलब ये है एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, ये जिस जिस 27 के अंदर ये हुआ है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज। यूएई और इंडोनेशिया इसको लेड कर रहे हैं, और ये जो है 100 मिलियन मैंग्रोव बाई 2030 इनको करना है, मतलब प्लान करना इसमें प्रोग्राम में है। उसके अलावा अवेयर एक्शन ऑन वाटर एडप्टेशन और रेजिलियंस, ये एक वो है, एड्रेस वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को करना है। लॉस एंड डैमेज वाली बात हो गई है। उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात है। ये क्या है, ये लॉन्च किया गया है कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंडियन पवेलियन ने शर्म अल शेख में, कि लॉस एंड डैमेज के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ भी होता है डिजास्टर वगैरह तो उसके लिए हेल्प करने के लिए। और ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाएगा सपोर्ट पर यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिजर्वेशन UNDRR के, और ये मैनेज करेगा यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस न्यूयॉर्क का बेसिकली। उस तो ये कुछ फंड इस तरह से बनाने की बात की गई है। और उसके अलावा ग्लोबल शील्ड प्लान, ये ग्लोबल शील्ड प्लान, इसको थोड़ा सा एक रीडिंग लगाइएगा आप लोग। ग्लोबल शील्ड प्लान जो है ये फंडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई भी जो क्लाइमेट डिजास्टर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, वनरेबल कंट्रीज जो हैं। इसमें देखिए G7 जिस तरह से ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ को कहा गया है कि जो वनरेबल 20 हैं उनकी हेल्प की जाए। वनरेबल कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ वनरेबल 20, मतलब जो वनरेबल है। इंडिया जो है वनरेबल 20 का मेंबर नहीं है, इंडिया वनरेबल 20 का मेंबर नहीं है। वनरेबल 20 मतलब जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके अलावा टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म की बात है, यूएनएफसीसी ने ज्वाइन किया है फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ फॉर 2030 से लेकर 27 तक। ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम फोकस करेंगे हाई पोटेंशियल सेक्टर को, हाई पोटेंशियल एक्शन को, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके अलावा गोवा गोवा जो है ये बेसिकली ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके, यानी कि ऑफशोर ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की पे मतलब फोकस किया जाएगा। तो ये है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप देख लीजिएगा, कौन को दोनों को, G27, ठीक है, COP27, ठीक है, ये वाला, दिस वन, एंड COP15। अब COP27 जो है ये किसका है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का है, और ये आपका जो है बायोडाइवर्सिटी का है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो ये दोनों को पहले आप याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है आर्ट समिट में इन दोनों के ऊपर ज़्यादा बातें हुई थी, याद है। ये करंट की जो अपडेट्स है। उसके अलावा 19th कोप हुआ है, 19th कोप यानी वो 15, देखो या ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। 15 कॉप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, 27th कॉप जो है वो किसका है, यूएनएफसीसी का है, ठीक है। और
उसके बाद में साइट का जो है वो 19th को ऑप हुआ है, 19th को ऑप साइट का। साइट क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। साइट जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। वॉशिंगटन कंसेंसस भी इसको कह रहे हैं। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करेगा प्लांट और एनिमल को, आपको पता है। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिसेंटली इसका 19th कॉन्फ्रेंस हुआ है, और 19th कॉन्फ्रेंस इसका जो है वो पनामा में हुआ, और मैंने आपको पनामा बता भी रखा था, ये पहले ही बता रखा था, मैंने बताया है ना। तो ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने ये रेड क्राउन रूफ टर्टल की भी बारे में बात किया था कि ये उनकी किस कौन सी लिस्ट में है। ये उनकी लिस्ट में एक तो रेड क्राउन रूफ टर्टल चला गया है इनके उसमें। दो इंडियन टर्टल्स स्पेसीज COP19 के अंदर इसमें डाला गया है, यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। रेड क्राउन रूफ टर्टल डाला गया है और सॉफ्ट सेल टर्टल डाला गया है, याद है। लिथीस सॉफ्ट सीड टर्टल, ये दोनों को ये अपेंडिक्स 1 के अंदर में डाला गया है, ये मैंने पहले ही बताया था साइट के। तो ये प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, वो मैं सारा कहानी बता चुका हूँ साइट्स की, जब साइट पढ़ा रहा था तब भी बताया था, ठीक है। 1975 में साइट बना है, और मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन पास हुआ था 1963 में। फोर्स जो 63 के बाद में 75 से वो ऑपरेशन शुरू किया है। साइट जो है सेक्रेटरीट पे काम करता है UNEP के, और ये लोकेटेड है जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और मैं इंडिया ने COP3 1981 में होल्ड किया था इसका, इंडिया। उसके बाद में इंडिया की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, ये रिन्यूएबल, ये कह रहा है कि जिसने डिफाइन किया है द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये रिपोर्ट है। ये बेसिकली एनुअल इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, इस जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज उन्होंने रिलीज़ की है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इससे, बट फिर भी देख लीजिए अगर दिल करे तो, ठीक है। ये सब डेटाज हैं, वैसे PCS में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ये 14th मीटिंग इसकी COP14 हुई है। तो यहाँ से याद करें 14 किसकी हुई है, रामसर की। रामसर आपको सबको नाम से ही जाहिर हो गया, आप इतनी बार सुन चुके हो रामसर की वेटलैंड के लिए, इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। हाँ। तो चाइना जिनेवा ने इसको को होल्ड किया और होस्ट किया, और इसमें जो है ये COP14 हुआ है इसका। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका थीम है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका थीम है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड नेटवर्क प्लेड एक्शन रोल इन इट। और उसके बाद में ये जो है बेसिकली लोगों को बुलाना है कि भैया देखो रामसर साइट को बचाओ, रामसर साइट जो है उनको वेटलैंड को बचाओ, और क्या करना है। उसके अलावा स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट ये आई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका स्केप, स्केप क्या है, स्केप आपको पता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशियन पैसिफिक है। स्केप इन दोनों ने मिलकर यानी ये निकालते हैं रिपोर्ट, ये ठीक है। वर्ल्ड की ये रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट निकालते हैं। ये फ्लडिंग वगैरह को इन्होंने सबसे डेंजरस बताया, और बताया है कि फ्लड जो है उससे इंडिया का लगभग 3.2 बिलियन US डॉलर जो है वो टोटल लॉस हो जाता है। और लगभग इंडिया जो है स्पेशल डैमेज, इंडिया को बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है करंट ईयर्स में। और उसके साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं, चाइना वाइना और US जापान, जिनको भी इससे लॉस होता रहता है। तो ये कुछ आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि निकालता कौन है रिपोर्ट, तो इन दोनों का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्कैप का नाम याद रखेंगे, बस बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये इंडेक्स 2023 के अंदर रिलीज़ किया गया, COP27 में ये रिलीज़ किया गया है। और ये क्यों रिलीज़ किया जाता है, जब भी कभी क्लाइमेट चेंज की बात है, UNFCCC की बात आती है, तो ये रिपोर्ट वगैरह लेकर ही तो आते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 लेकर आए थे। ये ग्रीन हाउस इमिशन को 40% ओवरऑल उसका वो बताता है, इंडिकेटर देता है कि चार मतलब कैटेगरी देता है ये 14 इंडिकेटर्स के, कि मतलब ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है, ये सब पॉलिसी बनाता है। फिर इसके ऊपर इंडिया जो है वो 5 टॉप 5 कंट्रीज़ में है जो बेस्ट परफॉर्मिंग है G20 कंट्रीज़ में। ऐसे कि मतलब भैया ऐसा है कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। और इसमें फर्स्ट सेकंड रैंक डाटा मान लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसी को नहीं दिया गया है। इसमें क्या नहीं दिया गया है, फर्स्ट सेकंड रैंक थर्ड रैंक किसी को नहीं दिया गया है। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ रैंक ऐसे फोर्थ से स्टार्ट हुआ है। फोर्थ रैंक डेनमार्क को दिया गया है, यानी बहुत अच्छा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को नहीं दिया गया। सेकंड रैंक उस क्राइटेरिया को भी टच ही नहीं कर पा रहा है। डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर चिले, फिर मोरक्को, और फिर उसके बाद में इंडिया का नंबर आ गया। फिफ्थ पे रैंक पे इंडिया है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे कोई नहीं है, ठीक है ना। कौन सा इंडेक्स है ये ध्यान रखिएगा, कौन सा इंडेक्स है भैया।
शाबाश, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यूकॉप 27 के अंदर पब्लिश हुई है, ठीक है। बाकी कौन करता है वो आपको पता है, ठीक है। या रट्टा मार लीजिएगा। G20 में इंडिया बेस्ट परफॉर्मर आ रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट। ये स्टेट ऑफ ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है ये, और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है, देखो यहाँ पे, ठीक है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एशिया था, और यहाँ पे देखिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, ठीक है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निकालता है 2021 के अंदर। तो उसके अंदर भी वही क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर वगैरह की बात करेगा, और इन्हीं सब की रिपोर्ट्स को लेकर जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, ये मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की रिपोर्ट को लेकर ही ये लोग क्या नाम है बात करते हैं कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो एक इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एक मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो 193 मेंबर्स इसके मेंबर है, इंडिया भी एक मेंबर है इसका। और ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पैदा हुआ है, और 1873 के अंदर वियना इंटरनेशनल क्या नाम है मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में इसको बनाया गया था, जेनेवा, जहाँ सबका हेडक्वार्टर होता है, उसका हेडक्वार्टर इनका भी वही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये वो तो सबको पता है, ये तो बच्चों वाली बात है, 50 बार बता चुका। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है वो याद करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन याद रखना कि है ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट फॉर 2022, इसको ध्यान रखना। ये कौन निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये कौन निकालता है, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कौन निकालता है, बाइएनियल निकालता है, ठीक है ना। और ये कौन निकालता है भाई, एफएओ निकालता है। एफएओ जो है क्या है, फूड एंड, यूएन का ही एक एजेंसी है, कौन है, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और एफएओ के बारे में तो सब जानती ही हो, नहीं जानते हो क्या? तो हाँ, लेट देयर बी ब्रेड, ये मैंने लिखवाया है ना उन लोगों को, एफएओ वगैरह लिखवाया है ना, बोल देना नहीं लिखवाया मेरा स्टेट ऑफ वर्ल्ड, हाँ, स्टेट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन निकालता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। कर लोगे। उसके अलावा ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है 2021, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जॉइंट 13 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल वो हुआ है, और 17 मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको होल्ड किए, मतलब होस्ट किया यूएस ने फर्स्ट टाइम। और ये जो है इसके अंदर बेसिकली ब्रेक थ्रू मतलब एनुअल ये एजेंडा रिपोर्ट 2022, इसमें बेसिकली रिकमेंडेशन दी गई है डिस्कस करने के लिए, क्या 25 रिकमेंडेशंस दी गई हैं ग्लोबल क्लीन इन एनर्जी एक्शन फोरम को से लेकर, कौन रिलीज करता है इसको, इसमें कई सारी एजेंसीज हैं जो करती हैं, जिसमें से आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल कंपेन, ये लोग मिलकर करते हैं। प्राइमरी फोकस क्या होता है इसका, बेसिकली ये मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है उसकी इमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है, ठीक है ना। तो बस इसको ऐसी इस तरह से याद कर लीजिएगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएनईपी का एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है 2022 का, यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ओके। और वो ये जो है इसकी 4th एडिशन अभी पब्लिश हुई है, और ये रिपोर्ट 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, बेटा पढ़ा रहा हूँ। नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन, और फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स एंड वाइल्ड फायर्स, ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, बेटा पढ़ा रहा हूँ। 5 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो रैंक की गई हैं, जिसमें नॉइजेस्ट सिटीज़ में वो उसको याद कर लीजिएगा, आसनसोल, जयपुर, कलकत्ता, न्यू दिल्ली एंड मुरादाबाद, बहुत नॉइजिएस्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। और सब नॉइजिएस्ट जो है इंडियन सिटीज़, 5 इंडियन सिटीज़ जिनको सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट सिटी किया गया है, तो आसनसोल से लेकर न्यू दिल्ली और मुरादाबाद तक, ठीक है। उसके अलावा नॉइजिएस्ट सिटी रैंक में वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो वर्ल्ड में जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को 144 डेसिबल मैंने बताया था, इतना इसका वो है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो है ढाका, बांग्लादेश। उसके अलावा जो है आपका मुरादाबाद, इस्लामाबाद, ये सब जो है सबसे नॉइजियस्ट सिटीज़ हैं, शोर बहुत है यहाँ पे। तो उसके बाद में देखें, अरे ईशान कहाँ जा रहे हो, देखो ईशान जा रहा है।
5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो मैं बता ही चुका हूँ कि नहीं बताया? सबको बता रखा है और आपको पता भी है कि अभी असेंबली हुई है इसकी, ठीक है? अभी हाँ, तो ये याद रखिएगा। ओके। सोलर एक्स चैलेंज एक है, इस ये किसका इनिशिएटिव है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें मतलब उन्होंने अभी असेंबली ने अप्रूव किया। ईशान को पकड़ लो भाई, ये अकेले घूम रहे हैं। ठीक है, सोलर एक्स ग्रांड चैलेंज, ये इसको जो है अप्रूव किया है। ठीक है, ओके। और इंडिया फ्रांस, इसमें देंगे इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ ISA असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 2 years। ISA असेंबली अप्रूव्ड सोलर फैसिलिटी ऑफ पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म, सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड। तो सोलर एक्स ग्रांट चैलेंज जो है ये भी इन्होंने अप्रूव किया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये दो बातें इसमें से याद रखिएगा कि इंडिया और फ्रांस जो है वो री इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ क्या नाम है इसके असेंबली के फॉर 2 years। अब इंडिया ने इनिशिएटिव ले रखा है तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी ये लोग महत्व देते हैं इसमें, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका GM क्रॉप जो है DMH11 जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि जेनेटिक जितनी भी जेनेटिक वो होती है मतलब इंजीनियरिंग क्रॉप वगैरह, उसके लिए कौन अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके मतलब मैनेजमेंट वगैरह के लिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, जो फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर। और ये धार मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है। इसको ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है कि भाई ये क्या है GM क्रॉप, तो ये इसने अप्रूव किया है किस सीड का प्रोडक्शन हो सकता है, कॉमर्शियल लेवल पे रिलीज हो सकता है DMH11 का। तो DMH11 क्या है, इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है। ठीक है, और उसके बाद में इसको याद रखेंगे, इतना ठीक है बस। और BT कॉटन वगैरह आपको पता है, BT ब्रिंजल BT कॉटन ग्राम सुन भी रखा होगा। 13 इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 UNEP निकालता है। टाइटल क्या है रिपोर्ट का? इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये रिपोर्ट रिलीज किया है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में। कौन रिपोर्ट निकालता है इसको बार बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, PCS में कम, लेकिन यूपीएससी में रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। तो मतलब वो उनका ये पूछना होता है कि बेसिकली कि तुमने रिपोर्ट पढ़ी हुई है क्या? सुनो मेरी बात, वो जीना कल बनाएगा तो कह रहा है कल आप रहेंगे, कल मुझसे मिलिएगा, मैं मिल के आया हूँ। हाँ हाँ भैया, हाँ मैं कहा है कल मॉर्निंग में मुझसे मिल लीजिएगा आप, कल आप रहेंगे, मैं मिल के आया हूँ उससे भी, उनसे बताया दो मैं मिल के आया हूँ, कह रहा है कल मैं जीने का काम करूंगा, आज नहीं हो पाएगा, कल आप मुझसे मिल लीजिएगा सुबह, तो बताइएगा मैं उसी तरह बना दूंगा। ठीक है, देखें ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसको निकालता है। ठीक है, मिशन उसके बाद मिशन लाइफ जो है यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मिशन लाइफ जो है ये अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन ये 2021 के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 26 में जो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस हुआ था COP26 के अंदर, जिसमें मतलब अगर क्वेश्चन अभी कभी आ जाए कि मिशन लाइफ क्या है, तो लॉन्च कहाँ किया था? एट द स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और आपको पता है स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, बताने की ज़रूरत है? मिशन लाइफ जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये जो है नोडल एजेंसीज की जो है नीति आयोग है। 20 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ है क्या, की पॉइंट क्या है? मिशन लाइफ इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया टू हेल्प द लीडिंग to lead a sustainable way of life for achieving the sustainable development goals set by UN।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर ये क्योंकि है, बाकी सारे तो उसके लिए हैं मतलब, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो इसको याद रख लीजिएगा। एम और तो ये उसमें एजेंडा 21 वाले साइड में इसको ऐड कर लीजिएगा। जिसका क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कौन बनाता है? रिपोर्ट कभी भी कोई आ जाए कोई भी, तो आप उसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कौन प्रिपेयर करता है? बाय एक्सपर्ट ऑफ 16 पार्टनर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेजर G20 कंट्रीज। और ये जो है ये बोलते क्या है, इनका थीम क्या है? एडिशन 2022 का एडिशन का थीम क्या है? G20 रिस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, क्रिटिक फॉर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिपोर्ट तो ये इसको ध्यान रखिएगा। यूएस ये मतलब इंडिया की रैंक क्या है इसमें? इंडिया सफ़र एन इनकम लॉस ऑफ 5.4% ऑफ जीडीपी, ये कहा गया है। और ये क्या नाम है? एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस क्या है, कैसे है, वो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो सर खाने लग जाते हैं जैसे मैं पढ़ने लग जाता हूँ। उसके बाद में देखिए री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता एट कूनो नेशनल पार्क, ये तो बात हो गई है ना कूनो वाली। चीता लाए गए हैं, रिपोर्टर्स ने इतनी बात कर ली कि मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश 1981, इसको याद रखिएगा। और नेशनल पार्क इन 2018 इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। और ये जो है कूनो जो है रिवर है एक, एक्चुअल में कूनो रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, चंबल, ठीक है। तो और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है ये कोई बताएगा मुझे? गुड, अच्छा ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क किसका? रैन 21, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है रैन 21 के ऊपर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क रैन 21 ये इसको रिलीज करता है रिपोर्ट को। और ये वर्ल्ड मैप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी शेयर करता है बाई शेयर बाई कंट्रीज एंड हाईलाइटली प्रोग्रेस सम ऑफ द लीडिंग कंट्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है कि कौन कितना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहा है, क्या है, कौन कितना कौन सा किस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहा है, रैंक किसकी फर्स्ट है सेकंड है, तो ये आपको दे रखा है। देख लीजिएगा इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया के अंदर टोयोटा ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, मिराई में, ठीक है, इंडिया के अंदर। एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, टोयोटा ने लॉन्च किया एक कार जो कि हाइड्रोजन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। मिराई नेम क्या है इसका? मिराई, मिराई मतलब क्या होता है? फ्यूचर इन जापान, ठीक है। तो टोयोटा इंडियन मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है। एक बार चार्ज करने के बाद 650 किलोमीटर चलेगी ये, फिर ठीक है 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाएगी। रिफिलिंग जो है वो 5 मिनट लेगा केवल। तो अब अवेयरनेस हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में फैलाने के लिए किया गया है एक तो ये। दूसरा आपका जो है ग्लोबल एनुअल फॉर डिकेड क्लाइमेट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, इसको याद रखेंगे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है 2026 तक के लिए रिपोर्ट है इसके अंदर, ठीक है। वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर कह रहा है, वन ऑफ द नेक्स्ट 5 years देयर इज अ 50% पॉसिबिलिटी दैट द प्लैनेट में मोमेंट्री एक्सीड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और ये कहता है कि मतलब सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है 1.1 से लेकर 1.17 डिग्री तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो वो देख लेंगे। उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ में मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, उसको ही देख लीजिएगा, बाकी आपके पास वक्त मिले तो देखिएगा। सारस क्रेन, वो उसके ऊपर वो लड़का क्या नाम था उसका भाई जो बुक किया गया था सारस क्रेन के ऊपर, क्या नाम था? मुस्लिम लड़का था वो, दाढ़ी वाड़ी बड़ी बड़ी रखे हुए। हाँ, आमिर, आमिर नाम था। तो वो एक्चुअल में क्या है ना, सारस क्रेन के ऊपर ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अ मैन फ्रॉम यूपी वाज बुक्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर इलीगल कीपिंग एंड नर्सरिंग एंड इंजर्ड सारस क्रेन को, ठीक है, अगर उसने रख लिया तो उसके लिए उसके ऊपर मतलब चार्ज कर दिया गया है। मतलब इट्स अ विडम्बना, बहुत बड़ी विडम्बना है कि ऐसा किया गया, उसने बचाया तो। लेकिन असारस क्रेन इज अ अब इसके अंदर नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, ओके, क्लासिफाइड एज वनरेबल कैटेगरी में है। किसकी वनरेबल कैटेगरी में? आयुसीन की लिस्ट में, और साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है, आयुसीन की लिस्ट में। और इंडिया जो है, इंडिया
इट इज़ यूजली फाउंड वेटलैंड के एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है और इट्स अ स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। यूपी का स्टेट बर्ड है। स्टेट, अच्छा इसी बात पे मुझे ये बताओ, यूपी का स्टेट एनिमल कौन सा है? ईजान ने बताया तो था, बताओ। यूपी का स्टेट एनिमल बताया था ईजान ने, वीडियोस नहीं देखी उसकी? जल्दी बताओ, स्टेट एनिमल ऑफ यूपी। नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना, तभी नहीं बता पा रहे हो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? उसने बताया तो था बारहसिंघा। मैंने पूछा तो उसने बारहसिंघा बताया था, तुम लोग नहीं बता रहे। तो ठीक है। टर्की अर्थक्वेक, टर्की का अर्थक्वेक, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन है तो वो न्यूज़ में है, ठीक है। उसको क्वेश्चन मतलब ये ध्यान रखिएगा कि टर्की में अर्थक्वेक आया था बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये पूछ सकता है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। पेट्रोलियम ब्लेंडिंग किसे ब्लेंडिंग जो की जाती है वो एथेनॉल से की जाती है। एथेनॉल पीने वाली शराब होती है, ठीक है। A20 फ्यूल जो है ये ब्लेंडेड 20% एथेनॉल और गैसोलीन है, इसमें ब्लेंड किया जाता है इसको बायोफ्यूल के तौर पे। तो ये वाला देख लीजिएगा, बायोफ्यूल में यूज़ करते हैं, एथेनॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीएम ने, ठीक है वो सब। बाकी विंडो प्रोजेक्ट, विंडो प्रोजेक्ट बेसिकली क्वेश्चन अगर आ जाए, विंडो प्रोजेक्ट क्या है? विंडो प्रोजेक्ट पता है? विलो प्रोजेक्ट, विलो प्रोजेक्ट क्या है? विलो प्रोजेक्ट अलास्का में की तरफ से, वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा इससे क्वेश्चन। तो वैसे भी ज़्यादा मतलब इंडिया वाला ही पूछ लें, बड़ी बात है। तो यूनेस्को सून टू डिक्लेयर विश्व भारती द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भैया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये दे सकते हैं आप लोग, दे दिया है शायद, आई थिंक। हाँ, यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया विश्व भारती को ना फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। डिक्लेयर हो गया है मुझे लगता है। हाँ कर दिया है, तो नियरली मतलब ये थोड़ा सा न्यूज़ में रखिएगा, क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को आपको पता है, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ये तो पता ही है आप लोगों को, 1921 के अंदर जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, ये बात हुई थी ना। हाँ, यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया जी। एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ये हुआ है फर्स्ट, ये है रिसेंटली फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस फॉर वाटर हुआ है, वही भोपाल के अंदर हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, इसको वाटर विजन एट द रेट 2047 कहा गया। ये आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, क्या नाम है, रिमेंबर वाले में, रिमेंबर द, वो था ना, हाँ पॉइंट टू रिमेंबर वाले में, ठीक है। तो ये वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे, चिल्का लेक एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। यहाँ पे मतलब इसके ऊपर कोई बहुत सारे ट्रांसपेरेंट वो माइग्रेटरी बर्ड्स का वो मतलब वो है, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी ये रेड सैंडर्स जो है फॉल बैक इनटू द IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी लिस्ट। रेड सैंडर जो है ये दोबारा से इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN के चला गया है, पहले नियर थ्रेटेड में था, फिर ये इंडेंजर्ड में चला गया है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद में ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एक बार इसकी ना, जो शॉर्ट वाली है, हीट डोम। हीट डोम क्या होता है? हीट डोम क्या होता है पता है? हम्म हम्म बिल्कुल ठीक। तो इसको हीट डोम को थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि हीट डोम क्या होती है। इसमें हीट डोम क्या है, सेवरल कंट्रीज इन यूरोप रिकॉर्डेड दैट द हॉटेस्ट जनवरी वेदर इवन इन 2023 विद द टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज ड्यू टू द हीट डोम। हीट डोम क्या होता है? नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, a heat dome occur when the atmosphere trap hot ocean air like a lid or cap extended period of time। बहुत टाइम तक अगर उसको ट्रैप कर ले, जैसे कि आपको पता है, और ये अक्सर किसकी वजह से होगा? जब वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे उस एरिया में, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी इस पे बात हो चुकी है, ये भी उसमें दे रखा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, है ना। 5-7 जो है बिग कैट्स को रखा गया, टाइगर, लायन, लेपर्ड और इस लेपर्ड और पूमा और जैगुआर और चीता को रखा गया है। और ये उसके बाद में तो ये हो गया। उसके अलावा
मेथेन प्लेस वगैरह छोड़ो। उसके बाद में ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, ठीक है, प्रिपेयर किया नीति आयोग ने और अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। और इसमें बेसिकली ग्रेट निकोबार जो एरिया है, ये प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार का। इसके अंदर जो है इन लोगों ने क्या है कि बेसिकली ग्रेट निकोबार क्या ना, ये डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार, तो ये है इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा नहीं ज़्यादा इस पर, मतलब ये है कि प्रोजेक्ट लगाया गया है नीति आयोग के। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, ये पे फर्स्ट जियो पार्क, अच्छा वो जो बड़े टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाएगा, ये वाला भी हम लोग देख चुके हैं अभी, मैंने लिखवा दिया था मेडिसिन प्लांट, 4 जो मेडिसिन प्लांट जो थ्रेटन में थे ये पहले ही लिखवा दिया। ई वेस्ट इको पार्क जो है दिल्ली में बन रहा है, बहुत बड़ा इको पार्क बन रहा है, ये देखा होगा आपने। फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाया गया। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, ये बात हो गई, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो उसमें मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बाकी एक बार रीडिंग आप लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, कुछ डेज वगैरह ज़रूर याद कर लीजिएगा इसके, ठीक है। डेज मतलब जैसे, अच्छा हाँ, ये इसमें एक तो आ गया, डेज मतलब कौन सा, 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, बताओ कौन सा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या कौन सा दिन मनाते हैं 5 दिसंबर को। COP 15 UNCCD का देखो, UNCCD मतलब कैफी कॉफी डे नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आई बात। CCD क्या होता है, बोलो। UNCCD किसको कहते हैं? हम्म गुड। तो यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, या तो इसमें क्या है, ये बेसिकली इवोरी कोस्ट के अंदर हुआ है, ठीक है, आइवरी कोस्ट के अंदर। और लैंड लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम था। और 14 COP जो है वो है दिल्ली में हुई थी 2019 में, फर्स्ट सेशन रोम में हुआ था इसका। और ये बेसिकली डिजर्टिफिकेशन वगैरह को, लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करवाई WHO ने, उसमें उसका थीम जो था वो था हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ, ठीक है। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, ये कोलैबोरेशन विलेज जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है मेटावर्स यूनिवर्स टाइप बनाने की कोशिश में। और ये है, उसके अलावा ये क्या नाम है, हाँ हाँ, तो और क्या, तो ये क्या नाम है, डिजिटल के लिए ही तो है, मेटावर्स यूनिवर्स बना रहा है ये, ग्लोबल विलेज इन मेटावर्स यूनिवर्स। मेटावर्स यूनिवर्स को पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, मेटावर्स पढ़ा नहीं है, तो ये कोई गांव नहीं है, ठीक है। मेटावर्स यूनिवर्स पढ़ लीजिएगा, वैसे आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हाँ, ये वर्ल्ड फूड प्राइज, ये 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, जो रोजविंग को, ठीक, रोजविक, सेंथिया रोजविक, ये जो है नासा के हेड ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ द सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट Goddard Institute of Space Study received this year prize for the World Food Prize Foundation 5 मई 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वैसे क्वेश्चन कम आता है लेकिन कभी कभी से यूनिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसके बाद में 50 ईयर्स ऑफ यूएनईपी के बारे में हम बात कर चुके हैं। यूएनईपी आपको पता भी है 1972 में बना था, नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है। और क्या नाम है, थीम इस इवेंट का क्या, इवेंट जो हुआ है उसका थीम था स्ट्रेंथिंग यूएनईपी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ टू 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डुगोंग मैंने बता रखा है, डुगोंग मैंने बताया हुआ ना, सीकाओ। हम्म तो उसके ऊपर बात हुई है कि इसको डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का है पाल्क बे के अंदर। उसके अलावा जो है वर्ल्ड कन्वेंशन, ये सब क्वेश्चन तो कम ही आएगा। अब ये हो गया, बाकी इतना ही है, ठीक है।
अम्ब्रेला थीम 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। अम्ब्रेला थीम इसकी क्या है? टुगेदर द रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। स्कोर किसने बोला था? टेरी ने। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सलरेट एक्शन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। वाटर कन्वेंशन 2022 marked the 30th anniversary of United Nations Economic Commission for Europe। वाट इसका वाटर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया हेलेंस्की के अंदर 1992 में। अब आप सबको पता है हेलेंस्की की किसकी कैपिटल है? सबको पता है ना? है? हेलेंस्की किसकी कैपिटल है? बोलो, ऑप्शन दो। फिनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, और क्या नाम है? फिनलैंड है। ऑप्शन बताओ। चलो, ऑप्शन बढ़िया दिए थे ना, इसलिए बता दिया। तो अच्छा, इसके बाद यह है कि वर्ल्ड उत्तर प्रदेश का एट अ ग्लांस। तो वह उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस जरा आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, और ओवरऑल यूपी के बारे में। जो लोग यूपी पीस देने जा रहे हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पूरी करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में बात की गई है। तो ये आपका जो इंडेक्स था उससे आप देखेंगे कि हमने जो है कौन सा पार्ट करा है, एनवायरमेंट वाला। एक दो बार आप लोग देखेंगे तो आपकी नज़र में रहेगा, और अगर आपसे क्वेश्चन आ गया प्री के अंदर तो आप थोड़ा बहुत तो टच कर ही लोगे, मुझे लगता है। अगर देख रहे होगे, क्या कहते हो, नहीं कर पाओगे? हम्म। साजिया टच कर लोगी? मतलब एक से तुमने पढ़ा भी होगा और थोड़ा सा एक बार देख लिया, तो एक बार दो बार वीडियो सुन लेना, ऐसे साइड में रख लेना, और उसमें मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुन लेना। हो सकता है कि कुछ ऐसा फंस जाए। हम्म। कुछ कर ले जाओगी याद याद रह जाएगा। तो तुम्हारा सेंटर लखनऊ में ही होगा, और कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, लखनऊ में। तो तुम दिल्ली में हो, लखनऊ में हो इस वक्त? अच्छा, तो लखनऊ जाओगी मतलब है? तब तो